What happened to the shifting cultivator? So in the last video, we discussed about the situation of tribal chiefs, how the tribal chiefs' lives were affected after the British control. So there we discussed that how their power was reduced, how most of their power was taken by the Britishers, and they were not allowed to, make the laws, regulations, and to administer their territories, and they were just allowed to keep their land titles, and other powers were taken by the Britishers. So now in this video, what we are going to see is the life of shifting cultivators, how it got affected by the Britishers and their rule, right? So the British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home. So the first thing we discussed in the lives of tribal people was about shifting cultivation. What that means is that they keep on changing their places. At some time they are cultivating on a particular land, and after some time they will move to different plot of land for cultivation. That means they do not have a fixed home. उनके पास उनका कोई फिक्स होम नहीं होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है. जैसे कि हमने लास्ट में सेटल्ड कल्टिवेटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब कि उनका एक सेटल्ड लाइफ है, वो एक प्लेस पे रहते हैं. बट मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड होम. आज भी वैसे तो काफी हद तक जो ट्राइबल्स हैं अब वो सेटल्ड हो गई हैं, बट फिर भी कहीं कहीं पे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में आज भी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है वो फॉलो की जाती है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो लोग थे दे वर शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, दे डू नॉट हैव देयर फिक्स्ड होम्स. और इस चीज से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी. वो चाहते नहीं थे कि जो लोग हैं वो टाइम टू टाइम मूव करते रहें. दे वांटेड पीपल टू सेटल डाउन, कि वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड अपना होम बना ले और ये बार बार जगहें चेंज ना करें. दे वांटेड ट्राइबल पीपल, ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पेजेंट कल्टिवेटर्स. तो वो क्या चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो सेटल हो जाएं, मतलब कि वो एक जगह पे अपना घर बना ले और वहीं पे पेजेंट कल्टिवेटर्स बन जाए, मतलब वहीं पे एक ही जगह पे रह के खेती करें, बार बार अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो जगहें हैं वो चेंज ना करें. ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिशर्स, सो दे डिडंट लाइक इट. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. So why shifting cultivation, or why the people who used to move from place to place were such a big problem for the Britishers? क्यों इतनी प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स को? The problem was कि जो सेटल्ड लोग होते हैं ना, उनको कंट्रोल करना बहुत ही आसान होता है. कि मान लो ब्रिटिशर्स हैं, दे वर कंट्रोलिंग द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, राइट? तो वो लोगों को कंट्रोल में कर रहे थे. अब देखो, जहां पे पता है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई रहता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि भाई आपको इससे बाहर नहीं जाना, आपको यही काम करना है ना, इसी तरह की एक्टिविटीज करनी है, उनके ऊपर नजर रखना काफी आसान हो जाएगा. बट अगर ये पर्सन टाइम टू टाइम मूव करते रहेंगे तो ब्रिटिशर्स के जो लोग हैं क्या वो इनके पीछे पीछे भागते रहेंगे कि जहां ये जा रहे हैं वहीं हमें भी जाना है? तो वो दिक्कत हो जाएगी. मतलब लोगों को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं. अगर वो एक ही जगह पे रह रहे हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें एडमिनिस्टर करना. द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स थे, पहली बात वो कंट्रोल करना चाहते थे, दे वांटेड टू कंट्रोल द पीपल, एंड सेकेंडली दे वांटेड अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. मीन्स उन्हें वो चाहते थे कि उन्हें टाइम टू टाइम एक फिक्स्ड इनकम जो है वो आती जाए, मतलब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा. मतलब वो चाहते थे कि उन्हें टाइम टू टाइम टैक्स का जो पैसा है, रेवेन्यू जो है वो मिलता रहे. अब अगर लोग एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह पे खेती करेंगे, तो जो ब्रिटिशर्स है वो उनसे जाके टैक्स मांग सकते हैं कि भाई तुम इस पे खेती करते हो, चलो दो दो, है ना, टैक्स निकालो. बट अगर वो मूव करते रहेंगे, उनकी कोई फिक्स लैंड नहीं होगी, तो क्या होगा कि मान लो आज ये पर्सन यहाँ पे खेती कर रहा है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे मूव कर गया. अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रेंट लेने गए कि भाई रेवेन्यू दो, तो ये यहाँ पे जमीन तो खाली मिली, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है. तो इस तरीके से इनके रेवेन्यू जो सोर्स है वो कम हो जाता है. अगर वो फिक्स्ड एक ही जगह पे खेती करेंगे तो इन्हें पता है कि हम कभी भी जाएं हमें ये लोग मिल जाएंगे और जो रेवेन्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं, है ना. एक ये हो गया ना कि अगर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहेंगे तो इनको वही कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा. So they introduced land settlements, that is, they measured the land, defined the rights of each individual to the land, and fixed the revenue demand for the state. तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने लैंड सेटलमेंट्स बनाए, मतलब कि एक तरीके से एग्रीमेंट्स बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए. अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या था कि वो जमीनों को मेजर करते थे, किस पर्सन के पास कितनी जमीन है, कितना है ना एरिया है जिसमें वो कल्टीवेशन कर रहे हैं.
हर एक पर्सन के राइट्स जो हैं वो उन्होंने स्टैब्लिश किए कि इस जमीन पे इस पर्सन का ये अधिकार है, मतलब आपका जमीन पे ये अधिकार है, आप इस पे खेती कर सकते हो, आप इस पे घर बना सकते हो, आप इसमें अपने जानवरों को रख सकते हो। इस तरीके से अलग अलग जो राइट्स हैं वो उन्होंने डिफाइन किए कि जमीन के ऊपर आपके क्या अधिकार हैं, एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू डिमांड को फिक्स किया कि इतने लैंड से हम इतना रेवेन्यू चार्ज करेंगे, मतलब अगर आपके पास इतनी जमीन है तो आप हमें इतना पैसा दोगे एज टैक्स। तो रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स ही है ना। जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर चार्जिंग टैक्स फ्रॉम द ट्राइबल पीपल बिकॉज दे आर कल्टिवेटिंग, बिकॉज दे आर यूजिंग द लैंड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। जो जमीन ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है उस पर वो लोग खेती कर रहे हैं। वैसे तो हकीकत में ट्राइबल्स की जमीन है, हमारी सारी जमीन है, बट क्योंकि उस पर जैसे राजा महाराजा होते थे वो भी कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजों में टैक्स लिए जाते हैं, आज भी बहुत सारी चीजों पे टैक्स लिए जाते हैं, राइट। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, रेवेन्यूज जो है वो फिक्स कर दिए कि हम आपसे इतनी जमीन के लिए इतना पैसा चार्ज करेंगे। सम पेजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स टेनेंट्स। कुछ जो पेजेंट्स थे उन्हें लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे ये लैंड सेटलमेंट आई तो लोगों के राइट्स डिक्लेयर कर दिए, डिफाइन कर दिए कि इस जमीन पे इसका अधिकार है। तो कुछ लोगों को लैंड ओनर्स बना दिया गया। लैंड ओनर्स मतलब कि उस जमीन का मालिक कौन है। और कुछ लोग जो है वो टेनेंट्स बने। टेनेंट्स कौन होता है, जो कि किसी जमीन को किराए पे लेता है, रेंट पे लेता है, ठीक है। जैसे आपकी कोई खुद की जमीन नहीं है, आपने क्या किया, किसी एक बड़े जमींदार के पास गए, आप ए के पास, उसकी ये जमीन थी, तो आपने क्या कहा कि सर ये जमीन जो है मिस्टर ए, आप हमें ये जमीन दे दो और इस जमीन पे हम खेती करेंगे और आपको उसके बदले रेंट दे देंगे। तो यू आर द टेनेंट, राइट। तो जो रेंट पे कर रहा है वो टेनेंट होता है। So as you have seen in chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowners who in turn paid revenue to the state. तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि टेनेंट्स कौन होते हैं, इन्हें रेंट पे करना पड़ता है, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। तो रेंट पे करते हैं कौन, जो टेनेंट्स होते हैं वो लैंड ओनर को पे करते हैं। तो मिस्टर बी विल पे रेंट टू मिस्टर ए हु इज द ओनर ऑफ दिस लैंड। और बाद में ये मिस्टर ए क्या करेगा, ये जाके ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दे देगा, टैक्स दे देगा, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली बी टैक्स नहीं दे रहा है ब्रिटिशर्स को, बी जो है वो रेवेन्यू मतलब कि रेंट जो है वो ए को दे रहा है और ए जाके टैक्स का जो पैसा है वो ब्रिटिशर्स को दे रहा है। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सो द ब्रिटिशर्स, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, दे वर नॉट हैप्पी विद द जूम कल्टिवेटर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। दे वांटेड द पीपल टू सेटल डाउन। और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए, बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि इन जूम कल्टिवेटर्स को एक जगह पे सेटल कर दिया जाए कि भाई प्लीज आप एक जगह से दूसरी जगह मत मूव करो। तो उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए, बट वो जो स्टेप्स थे दे वर नॉट दैट मच सक्सेसफुल, वो इतने ज्यादा कामयाब नहीं रहे। सेटल प्लग कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केर्स एंड द सॉइल इज ड्राई। तो सेटल्ड जो कल्टीवेशन है कि आप एक ही जगह पे रह के खेती करो, बार बार साल दर साल आप चेंज ना करो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऐसी जगहों पे आती है जहां पे वाटर स्केर्स है, स्केर्स मतलब कमी है वहां पे पानी की, और जमीन वहां की सूखी है। तो ऐसी जमीन, ऐसी जगह जहां पे पानी की कमी हो, जहां पे जमीन सूखी हो, उसमें आप हर साल सेम जमीन पे खेती कर नहीं पाओगे, क्योंकि पहली बात तो पानी नहीं है, बिना पानी के खेती कैसे होगी। दूसरी बात, मान लो आपने एक साल खेती कर ली बट सॉइल तो पहले से ही ड्राई है, एंड इन ड्राई सॉइल यू कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स, राइट। तो आपको क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छी सॉइल चाहिए होती है, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है और नमी वाली चाहिए होती है जिसमें पानी हो। तो अगर ड्राई सॉइल होगी तो उसमें क्रॉप उग नहीं पाएगी, और अगर साल दर साल आप सेम ही सॉइल पे उगाने की कोशिश करोगे तो क्रॉप उगेगी नहीं। तो इसीलिए जो लोग थे, ये ट्राइबल्स लोग, इन्हें ऐसे तो कोई मजा आता नहीं था कि भाई चलो शिफ्ट करते रहते हैं। ये लोग भी तो पूरी सिचुएशन को देख के शिफ्ट करते होंगे ना कि भाई हमारे यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि सॉइल ड्राई है, पानी की कमी है, तो एक जगह पे एक टाइम कर लिया, फिर दूसरे जगह पे जाके करेंगे जहाँ पे अच्छी सॉइल हो, जहाँ पे पानी मिल जाए। तो इस तरीके से लोग इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे मेनली, कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे स्केर्स वाटर हो, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा ना हो और सॉइल जो है वो ड्राई हो, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। In fact, Zoom cultivators who took to plug cultivation often suffered since their field did not produce good yields. और देखो यहाँ पे क्या बोला था इन्होंने कि जो प्लग कल्टीवेशन है, मतलब कि जो हल वगैरह को यूज करके खेती की जाती है, वो इनके लिए आसान नहीं थी। और अगर ये लोग कभी कभी कोशिश भी करते थे हल को यूज करके, मतलब प्लग को यूज करके खेती करने की, तो हमेशा सफर करते थे, हमेशा उन्हें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनके खेत में पैदावार उतनी नहीं होती थी जितनी कि उनकी बिना प्लगिंग के हो, बिना हल वगैरह के उनको जितनी खेती से फसल मिलती थी उतनी हल के साथ नहीं मिलती थी, उनकी उतनी प्लग कल्टीवेशन में उनको फायदा नहीं होता था।
So the Zoom cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. इसीलिए जो Zoom cultivators हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, जो असम, मणिपुर, नागालैंड, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इंसिस्ट किया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जोर दिया कि भाई नहीं, हम सेटल्ड कल्टीवेशन नहीं करेंगे, हम मूव करते रहेंगे, हम जो Zoom कल्टीवेशन करते हैं, हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वी विल डू दैट ओनली. Facing widespread protest, the Britishers had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. और ये जो एक तरीके से अपोजिशन है सेटल्ड कल्टीवेशन के लिए, वो इतना ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इतना ज्यादा इस चीज को अपोज किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक तरीके से हार गए, ब्रिटिशर्स को अपने घुटने टेकने पड़े इन लोगों की मांग के आगे. और बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलाउ कर दिया इन लोगों को, ट्राइबल्स को जो नॉर्थ ईस्ट में थे, उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है, तुम कुछ कुछ जगहों पे, फॉरेस्ट के, जंगल के कुछ कुछ पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हो. सो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उन्हें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करें. दे वांटेड द पीपल टू सेटल डाउन एट वन प्लेस एंड डू कल्टीवेशन ऑन वन लैंड ओनली. वो चाहते थे कि वो एक ही जगह पे सब जो कल्टीवेशन है वो करते रहें, मूव ना करें, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर सकें और अपना जो रेवेन्यू है वो चार्ज कर सके अच्छे से.